हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर ये 8 जुलाई से 14 जुलाई का हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन स्टार्ट करूं इससे पहले एक जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का प्रयास किया गया है। इन पर अटैक हुआ है, गोली मारी गई है और एक दो नहीं 5 से 7 गोलियां मारी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, कान के पास ही गोली लगी हुई है। ये इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये सरवाइव कर गए, बच गए, गिर पड़े नीचे। लेकिन इनके पीछे जो जनता बैठी थी, पब्लिक बैठी थी, उनमें से कई लोग घायल हो गए और एक की मृत्यु भी हो गई है। पूरी वीडियो इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है क्या कुछ हुआ था। आप ये वीडियो जा करके देख लीजिएगा इस क्लास को समाप्त होने के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप आज पूरा दिन भर न्यूज रहने वाले हैं। आज क्या, आने वाले 2-3 दिनों तक ये पूरा न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट पर अटैक किया गया। भाई मामूली बात नहीं है। चलिए, फिलहाल हम लोग आज रिवीजन करेंगे और इसकी क्विज और पीडीएफ जो है आपको एमजेटी ऐप पर मिलती ही है। जैसे कि आप जानते हो, फ्री पीडीएफ फ्री क्विज के लिए आप एमजेटी ऐप का रुख कर सकते हो। तो वीकली रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वही पुराना नियम कि भाई आपको काउंट करते चलना है और एंड में कमेंट करके बताना है कि कितना आपने स्कोर किया है। और जिनका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उनको मैं दूंगा हर्ट। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना। टॉप 30 क्वेश्चन हैं इस वीक से, इस हफ्ते से रैंडमली 30 क्वेश्चन चुने गए हैं और इनको सॉल्व करके आपको एक आइडिया लगेगा, एक रफ आइडिया लगेगा कि इस वीक के कितने क्वेश्चन आपको रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। जानते हो आप, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए होता है और अब भारत में एक मंत्रालय भी बनाया गया है, नया मंत्रालय जुड़ा है, सहकारिता मंत्रालय। और गृह मंत्री अमित शाह जी उसके वर्तमान में मंत्री हैं। ठीक है, सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं अमित शाह। यहाँ पर सहकारिता दिवस की बात हो रही है, ये मनाया जाता है 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। तो जो लोग 6 जुलाई आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। इस बार की थीम है कोऑपरेशन बिल्ड्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने लोगों को 2024 का वीरता पुरस्कार प्रदान किया है? ये भी न्यूज चर्चे में था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों 36 वीरता पुरस्कार दिए हैं, 36 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं। ये गैलेंट्री अवार्ड में 36 में से 10 तो दिए गए हैं दोस्तों कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र दिया गया 10 और 26 दिया गया शौर्य चक्र। ठीक है ना, दोनों याद रखना, क्योंकि ये दोनों दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला, सेकंड और थर्ड नंबर का ये होता है शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है अशोक चक्र। ठीक है ना, अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति होता है, फिर उसके बाद शौर्य चक्र होता है। तो अशोक चक्र नहीं मिला किसी को इस बार, 10 कीर्ति चक्र मिला है, 26 शौर्य चक्र मिला है। ये शांति के क्षेत्र में, शांति के दौरान, शांति काल के दौरान ये वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और युद्ध के दौरान वीरता पुरस्कार 3 अलग होते हैं, जिनमें एक होता है परमवीर चक्र, फिर दूसरा महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, इसमें 7 कीर्ति चक्र विजेता मरणोपरांत और 7 शौर्य चक्र विजेता मरणोपरांत पाए हुए हैं। अगला, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? चले जाओ भैया, चले जाओ। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ की गई है? तो ये खोजी गई है इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में गुफा पेंटिंग खोजी गई है, उसमें ऐसे सुअर टाइप के एक जानवर को बनाया गया है और कुछ आदमियों के भी पंजों के निशान देखने को मिले हैं। ये इंडोनेशिया की गुफाओं में मिले हैं और बताया जा रहा है ये दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है। 51,200 साल पुरानी ये बताई जा रही है। ठीक है, आगे, भारतीय सेना के द्वारा पहली बार शामिल किया गया 4G मोबाइल बेस स्टेशन किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? 4G मोबाइल बेस स्टेशन, इसको दोस्तों बनाया है सिग्नल ट्रॉन ने। सिग्नल ट्रॉन का नाम आपने कम सुना होगा, क्योंकि सिग्नल ट्रॉन वगैरह जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी भारतीय सेना ने 4G मोबाइल बेस स्टेशन इस कंपनी के थ्रू बनवा करके अपने यहाँ स्थापित कर लिया। तो भाई भारतीय सेना भी अब 4G यूज करेगी। आपको बता दें, भारतीय सेना का जो सिग्नल सिस्टम होता है वो अलग ही होता है। मतलब ये जैसे जनरल लाइन पे हम लोग बात करते हैं ना, इनमें वो लोग बात नहीं करते हैं, उनकी लाइन अलग होती है और जिससे और बहुत सिक्योर लाइन होती है, उसको कोई मतलब बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकता सिग्नल के साथ। आप वाले सिग्नल में छेड़छाड़ हो सकता है। तो यहाँ पर चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस्ड स्टेशन है
और स्वदेशी रूप से बनाया गया है, सिग्नलट्रॉन कंपनी ने बनाया है। अगला, झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस कौन बने? फटाफट से देखो, संडे है, फटाफट से आप लोग रिवीजन कर डालो वीक भर का, उसके बाद निश्चिंत होकर के दिन भर संडे आप एंजॉय करो, बाकी चीजों का रिवीजन करो, संडे को आप रखो रिवीजन के लिए। झारखंड हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने इनको शपथ दिलाई है। जो राज्यपाल होता है किसी राज्य का, वो मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है और वहां के राज्य के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होता है उसको भी शपथ दिलाता है। अगला, जुलाई 2024 से शुरू होने वाले 133वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 133वां डूरंड कप दोस्तों 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारत का नहीं, एशिया का भी। तो 133वां डूरंड कप ये इस बार 4 राज्यों में खेला जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, कोकराझार असम में, जमशेदपुर झारखंड में और शिलांग मेघालय में। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 4 जगहों पर इस बार आयोजित किया जाएगा। संस्करण 133वां। पिछली बार की विजेता कौन है? तो मोहन बागान सुपर जायंट जो है ये मौजूदा चैंपियन है, यानी पिछला संस्करण इन्होंने जीता था। अगला, 9 से 11 जुलाई तक कहां पर नाटो शिखर सम्मेलन हुआ? नाटो समिट दोस्तों बहुत ज्यादा ये चर्चे में रही, क्योंकि इस दौरान जहां पर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो समिट चल रही थी, वहीं पर पीएम मोदी रसिया के विजिट पर थे। आपको पता होगा, अभी रसिया के विजिट पर गए, वहां से फिर आए लौटते हुए ऑस्ट्रिया में गए और ऑस्ट्रिया में पिछले 41 सालों में जाने वाले पहले पहले प्रधानमंत्री बने। तो पीएम मोदी रसिया के में गए थे, जहां पर ये रसिया के साथ यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ नाटो समिट चल रही है। नाटो में यूक्रेन को कैसे संभाला जाए, रसिया के एग्रेशन से कैसे बचाया जाए, एड वगैरह क्या दी जाए, इस पर चर्चा चल रही है। तो ये दोनों दो तरफ देखने को मिला, काफी इंटरेस्टिंग माहौल बना था। फिलहाल नाटो की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो नाटो के बारे में कई बार बताया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। 12 देश मिलकर के स्थापित किए थे, लेकिन आज के टाइम पर 32 देश हो चुके हैं। अभी 31वां देश बना था फिनलैंड और 32वां देश बना था स्वीडन। रिवीजन करते जाओ। एक और रिवीजन, अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं मार्क रूटे। जेन्स स्टोलनबर्ग काफी समय से थे और उनके बाद अब मार्क रूटे बनाए गए हैं नए अध्यक्ष। अच्छा, कमेंट करके मुझे जरा बताओ, मार्क रूटे किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, किस देश के थे? कमेंट करके बताइए आप। तो इसका हेडक्वार्टर नाटो का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला, हाल ही में किसके द्वारा भारत के आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया गया? तो देखिए, जोरावर बनाया गया है, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट वेटेड टैंक है। ठीक है, तो मिलिट्री यूजेस के लिए होगा, जोरावर इसका नाम रखा गया है। किसने बनाया है? तो देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज हो तो डीआरडीओ लगा देना। तो ये डिफेंस से रिलेटेड चीज है, तो डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने मदद ली है एलएनटी की, एलएनटी लार्सन एंड ट्रूबो, ये भी कंपनी काफी मदद करती है, हेल्प करती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी ने बनाया था। तो डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिल करके 2 वर्षों में इसे डिजाइन किया है। मात्र 25 टन वजन वाला जोरावर आधुनिक हल्का टैंक है। अगला, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया है? जल्दी बताइए कमेंट करके। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये अपना नाम बदल करके रीब्रांड कर रहा है सम्मान कैपिटल के नाम से। तो अब सम्मान कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। अगला, रेचल रिप्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? रेचल रिप्स बताइएगा, किस देश की फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? इंडिया में तो विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कई आ चुकी हैं, और यहाँ पर बताइए रेचल रिप्स जो है ये कौन देश की बनी है? तो ये ब्रिटेन की बनी है। ब्रिटेन में अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ और कीर स्टारमर वो नए प्रधानमंत्री बनकर के आए। उन्होंने किसको हराया? ऋषि सुनक को हराया, और अब अपने मंत्री परिषद में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐड किया है रिचल रिप्स को। ओके, चार्ल्स तृतीय वहां के सम्राट हैं। कीर स्टारमर जो है ये किस पार्टी से हैं? तो ये हैं लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी को उन्होंने हराया। अगला, जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? बताइए,
जनरेटिव एआई इंडेक्स में भारत कौन से में पोजीशन पर है? तो जनरेटिव एआई इंडेक्स में दोस्तों भारत है किस स्थान पर? किस स्थान पर? 5वें पर। चाइना पहले पर है और इंडिया 5वें पर है। जनरेटिव एआई इंडेक्स में इनोवेशन में 38,210 पेटेंट के साथ चाइना टॉप पर है। सोचो, दूसरे पर देख रहे हो अमेरिका 6,276, 6×6 = 36, मतलब कि लगभग 6 गुना ज्यादा जो है ये चाइना आगे है। फिर दक्षिण कोरिया, जापान, फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है 1350 पेटेंट के साथ। 1339, भारत के तो मतलब 30 गुना के आसपास में है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी जी दोस्तों अभी रसिया में गए हुए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर से भी इनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वहां का रसिया का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च राजकीय सम्मान होता है उससे भी इनको सम्मानित किया गया है पीएम मोदी जी को। और वहां पर रसिया के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित होने वाले ये बन गए हैं पहले भारतीय व्यक्ति। तो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है मॉस्को में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उधर नाटो समिट चल रही थी, इधर रसिया इंडिया समिट चल रहा था, और उसके बाद ये गए ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का भी दौरा किए हैं। तो ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल द एंड्रू फर्स्ट 2019 में अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में दिया गया है। रूस में भारत के राजदूत हैं विनय कुमार। अगला, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर ने अभी हाल ही में घर घर सोलर टाटा पावर के संग नाम का कैंपेन शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टाटा कंपनी जो है सोलर पैनल्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन की हुई है, इस योजना का, इस अभियान का। इसके तहत उनका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों को सोलर पैनल लगवाने के लिए इनकरेज करें, ठीक है। तो वाराणसी से अभी ये अनाउंस किया गया है। प्रवीर सिन्हा जी टाटा पावर के सीईओ हैं। अगला, किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? देखो, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। ये HCL कंपनी आपने सुनी है कि नहीं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, शिव नादर जिसके संस्थापक रहे हैं। तो शिव नादर की बेटी हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, और HCL की ये चेयरपर्सन है। तो इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो HCL टेक चलती है उसकी वजह से फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी GDP में भी कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ सर्विसेज भी बहुत सारी प्रोवाइड करता है। इसलिए इन्होंने अपना सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया है। शिवनादर ने 1976 में स्थापित की थी HCL, हेडक्वार्टर इसका है नोएडा में। अगला, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट करके बताइए, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन कौन बना है इस बार? तो इस बार बन गए हैं दोस्तों ध्रुव सितवाला। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराया है, लीजेंड पंकज आडवाणी, इनको हरा करके जीत गए हैं। अच्छा, ध्रुव सितवाला तो जीते ही हैं एशियन बिलियर्ड्स, साथ ही साथ स्नूकर चैंपियनशिप जीती हैं अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात, हाफ ईयरली की ई बुक आ गई है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है जल्दी से ले डालो फटाफट, क्योंकि एग्जाम्स आपके 1 महीने बाद शुरू होने वाले हैं। 1 महीने बाद लगातार एग्जाम चलेंगे, तो ऐसे में आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो हाफ ईयरली आपका कवर हो गया रहेगा तब तक, और रिवीजन करके आप अच्छे तरीके से जाकर एग्जाम में अटेम्प्ट करा सकते हो। ऐसे ही रेलवे के एग्जाम्स के लिए साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो साइंस जो है आपके बिल्कुल पैटर्न के आधार पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने जिस लेवल का पूछा जाता है उसी लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन कंपाइल करके आपके लिए ला दिया गया है। हमारा प्रयास रहता है आपके लिए चीज़ों को आसानी से प्रोवाइड करना, उसके लिए बस छोटी सी एक फीस लगती है, उस फीस को पे करके आप सुविधाजनक तरीके से वो कंटेंट पा सकते हो जो कंटेंट शायद आप खुद ढूंढने बैठते तो आपको महीनों लग जाते। वो काम मैं आसान कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा अपना एफर्ट डालिए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तो अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ले सकते हो ई बुक। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आज के टाइम पर हम जानते हैं कि इंडिया जो है पहुंच चुका है टॉप पर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश इंडिया है। और अभी यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 145 करोड़ की आबादी हो गई है। जी हाँ,
100 पहले 41 हुई, 42, 43 हुई, 44 हुई और अब पहुंच गई। इस बार जो डाटा है उसका अनुसार भारत की आबादी 145 करोड़ को भी पार कर गई है और चाइना की आबादी वहीं 142 करोड़ के आसपास में है। तो इस बार की थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड मेकिंग एवरीवन काउंट, सबको जोड़ो किसी को ना छोड़ो। तो 11 जुलाई 1990 को पहली बार मनाया गया, क्योंकि 1987 में, अच्छा अब ये डेट पूछा जाता है कि 11 जुलाई का दिन क्यों चुना गया, तो चूंकि 1987 में 11 जुलाई के ही दिन एक घटना हुई थी, काउंटिंग हुआ था, तो पता चला कि दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंच गई है। तो इसलिए कहा गया भैया अब रोको रोको, अब 11 जुलाई के दिन 1987 में 5 अरब की जनसंख्या, सोचो जब से जब दुनिया चल रही है, जब से काउंटिंग हो रही है, तब से 5 अरब 1987 में, ठीक है। अब 1987 से महज 40 साल आप जोड़ो, लगभग 40 साल, इस 40 सालों में ही आगे के 3 अरब आबादी और बढ़ गई। देख रहे हो, आधे से ज्यादा आबादी मात्र 40 साल में बढ़ गई, इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज के टाइम पर दुनिया की आबादी 8 अरब को क्रॉस कर गई है। भारत का ऑब्वियसली बहुत बड़ा योगदान है। अगला, यूनेस्को द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए? अभी हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं, मतलब अपनी लिस्ट में शामिल किया है? तो 11 देशों में 11, ठीक है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा देना। तो यूनेस्को डेजिग्नेट किया है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स। यूनेस्को की ऐसे ही विश्व धरोहर स्थल की साइट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे कहते हैं, तो उसमें भारत से 42 ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड किए गए हैं, इसको याद रखना। 41वां 42वां पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि 2023 में ऐड हुआ है। 41वां जो है वो है क्या, शांति निकेतन। 42वां है होयसला मंदिर कर्नाटक का। आंद्रे अजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं, पेरिस में हेडक्वार्टर है, 1945 में स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। भले से आपको पता है ये चीजें, लेकिन बार बार पढ़ा करो, बार बार जब मैं बोलूं तो उसको सुना करो ध्यान से, आपका रिवीजन होता जाएगा, याद हो जाएगी चीजें अच्छे तरीके से। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है? बताइए फटाफट से। सड़क सुरक्षा कार्य योजना ये अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आप बताओगे राजस्थान। राजस्थान बन गया है सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य। इसने कहा है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी करेंगे, अगले 10 वर्षों तक एक योजना इसको लेकर के डेडिकेटेड रूप से विकसित करेंगे, ठीक है जी। तो पहला चरण 2025 से 2027 तक चलेगा, फिर 2027 से 30, 30 से 33 तक। किस पुलिस फोर्स ने श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? ग्रो विद द ट्रीज, इसको शुरू किया है दोस्तों बीएसएफ ने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी श्रीनगर में शुरू किया है, एसबीआई की हेल्प से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से। ग्रो विद द ट्रीज मतलब अपने साथ साथ ट्रीज को भी बढ़ाओ, मतलब वृक्षारोपण अभियान है। तो साथ साथ में पौधे लगाने, और आप ग्रो कर रहे हो, पौधे भी ग्रो करें, पर्यावरण भी ग्रो करेगा, स्वस्थ रहेगा, इसके लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है जी। बीएसएफ की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नितिन अग्रवाल जी इसके अध्यक्ष हैं, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला, हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो शहर शिक्षा क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा? जल्दी बताइए कमेंट करके, किसके द्वारा? ट्रांस यूनियन सिविल, बिल्कुल, और महिला उद्यमिता मंच, तो दोनों ने मिल करके अभी शहर क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे विमेन इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। विमेन इंटरप्रेन्योरशिप को, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है महिला उद्यमिता मंच। अगला, किस देश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी समिट का 5वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है किसे? बांग्लादेश को। कोलंबो सिक्योरिटी समिट में दोस्तों इससे पहले इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस था, और अब जुड़ गया है बांग्लादेश भी, ठीक है ना। तो ये 5 देश हो गए हैं ग्रुप, 5 देशों के, आप देख रहे हो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सब, और अब ये मिल करके ये अपना ये अलायंस चलाएंगे, ठीक है। और इस बार सेशल्स को पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि सुपरवाइजर के रूप में ऐड किया गया, बुलाया गया कि आओ देखो कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में ये भी अगला मेंबर बन जाए, ठीक है। वैसे 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत, श्रीलंका और मालदीव ने की थी।
आगे 2022 में मॉरिशस जुड़ा और अब 2024 में जुड़ गया बांग्लादेश। अगला, किस कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड नेचुरल गैस ईटीएफ लॉन्च किया है? तो इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ, नेचुरल गैस नहीं, ऑयल एंड गैस ईटीएफ, इसको लॉन्च किया है किसने? आईसीआईसीआई प्रोसिडेंशियल ने। आईसीआईसीआई प्रोसिडेंशियल जो है म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है और इसने ये इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया हुआ है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया था, डेली करंट अफेयर देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास से, संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रिलेस्टिस 2024 कहाँ हुआ? बताइए। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, उनमें उनके बीच में हुआ है, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया और इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जैसे उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, तजाकिस्तान, ये सभी शामिल थे। तो 11 से 17 जुलाई तक ये चल रहा है, ठीक है ना, ब्रिलेस्टिस। चलिए अगला देखते हैं। जून 2024 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, एक महिला क्रिकेटर, एक पुरुष क्रिकेटर को। इस बार का इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के ईयर के अवार्ड में कि किसी एक ही देश के महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को उस महीने का चुना गया हो विजेता। मतलब इस बार इंडिया के ही दोनों खिलाड़ी चुने गए, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। जसप्रीत बुमराह को मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द मंथ सॉरी, और स्मृति मंधाना को फीमेल क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्लियर है ना? तो पहली बार ऐसा हुआ है जून 2024 के लिए कि एक ही देश के दो खिलाड़ियों को दोनों को चुना गया हो। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जो फलार्टिस, दुबई में हेडक्वार्टर है, 1909 में स्थापना हुई थी। अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, ये टी20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया, विजेता रहा भारत, भारत ने हराया साउथ अफ्रीका को। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? किस राज्य का बजट अभी आया है, चर्चे में भी है, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, ऐसे में देखना होगा कि अब ये पूरा होता भी है कि नहीं। तो राजस्थान सरकार ने अभी 4.9 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा बजट पेश किया है और इस बजट को दिया कुमारी जी ने पेश किया है, जो कि वहां की डिप्टी सीएम भी हैं और साथ ही साथ ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो इन्होंने पेश किया है। यहाँ पर ओवरव्यू आप देख सकते हो, वैसे तो डेली करंट अफेयर मैंने आपको डिटेल में बताया ही था। तो यहाँ मेडिकल के लिए 27,660 करोड़ रुपए खर्च करेगी राजस्थान सरकार। इसके अलावा एक और जो सबसे ज्यादा चर्चे में रही चीजें वो ये रहा कि बजट में ये 30 पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे, इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दूसरा, खाटू श्याम जी मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल उज्जैन महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के आधार पर उसी के मतलब कि रूप में होगा, ठीक है। और जयपुर में एक राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा जहां पर बड़ी बड़ी समिट्स वगैरह होस्ट की जाएंगी। अगला, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? बताइए, हु इज मलाला? अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये मलाला यूसुफजई के सम्मान में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं, हालांकि भारत के खिलाफ तो ये हमेशा जहर ही उगलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल 12 जुलाई को इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों 17 साल की उम्र में ही ये नोबेल पा गई थी। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको दिसंबर 2014 में और ये इनके नाम एक एस्ट्रॉइड का भी नाम रखा गया है 316201 मलाला। इसके अलावा इनकी पुस्तक है आई एम मलाला, आई एम मलाला, ठीक है ना। अगला, हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? सारस क्रेन दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, इसकी आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। मैंने कई ऐसे राज्य देखे हैं जहां पर उनका राजकीय पशु या राजकीय पक्षी जो होता है उसकी आबादी में कमी देखी जा रही होती है। तो मतलब ये तो देख के बुरा लगता है कि आपका राजकीय पक्षी है फिर भी आप संरक्षित नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा चीज हो रहा है, देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 19,918 आज के टाइम पर संख्या पहुंच गई है सारस क्रेन की और ये लगातार संख्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अभी इसको लेकर के एक सेंसस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 2021 में 17,329 था, 22 में 19,188, फिर 19,522 23 में हुआ और 2024 में अब 19,918 संख्या पहुंच गई है। पिछली बार की अपेक्षा 396 की वृद्धि हुई है। ओके, सारस पक्षी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं भारत में।
अगला, किस सुरक्षा बल ने सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित रखने की घोषणा की है? तो देखिए, जो रिटायर्ड अग्निवीर हैं उनके लिए 10% सीटें रिजर्व रखी जाएंगी आरपीएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ में। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं दोस्तों। और जो अग्निवीर आएंगे, अग्निवीर योजना मैंने आपको बताया था कि अग्निवीर में के तहत होता क्या है कि केवल 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जा रहा है, और इसके बाद इसमें क्या किया जा रहा है कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद केवल 25% को ही रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। अब ये जो 75% बाहर आएंगे इनको काफ़ी सारी अलायंस वगैरह दिए जाएंगे ही, लेकिन अगर ये जॉब करना चाहते हैं तो आरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सब में अगर जाना चाहते हैं तो इनके लिए 10% सीटें रिजर्व रखी रहेंगी, तो ये वहां पर जा सकते हैं। तो यही घोषणा अभी यहाँ हुई है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी फोर्सेस नहीं किए हैं तो क्या नहीं करेंगे, नहीं, वो लोग भी शामिल करेंगे जल्द ही, क्योंकि गृह मंत्री ने अनाउंस किया है कि हमारे गृह मंत्रालय की जो भी फोर्सेज आती हैं यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उनमें ऐड किया जाएगा इन सबको। ठीक है, चलिए, 2022 में अग्निपथ स्कीम लाई गई थी। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव मनाया गया जिसके तहत 15 टन आम जापान भेजे गए? तो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, आम मतलब आम खास वाला नहीं, आम मतलब मैंगो वाला। तो ये मैंगो फेस्टिवल था और ये लखनऊ में हुआ। लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम है, वहीं पर ये आयोजित हुआ। और इस बार ये भी प्रिडिक्ट किया गया, प्रोजेक्ट रखा गया कि भाई 40 टन मैंगो जापान और मलेशिया में इस बार हम लोग भेजेंगे। अभी शुरुआती दौर पर 15 टन आम जापान भेजे गए, लेकिन 40 टन का निर्यात करना है। तो अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया आम महोत्सव का। अगला, लास्ट क्वेश्चन आज का, किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया है? सेफ्टी रिंग फीचर बताइएगा कमेंट करके, किसने लॉन्च किया है? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, मतलब कि सरकारी बैंक है। ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसने कहा है कि हम अपने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, और उसके लिए सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म ये स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे बार बार पासवर्ड मांगेगा, बार बार लॉगिन करने को बोलेगा, कुछ ही समय के लिए लॉगिन रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, कई ऐसे लेयर, एक्स्ट्रा लेयर ऐड की जाएंगी सिक्योरिटी को लेकर, जिससे फिशिंग जैसे मामले ना आ पाए। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अनाउंस किया है। स्थापना 1894 में हुई थी, लाला लाजपत राय ने की थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। क्लियर, ये थे इस हफ्ते के टॉप 30 क्वेश्चन। कमेंट करके मुझे बता दो अपना स्कोर। स्कोर बताना मत भूलना, ईमानदारी से बताना। कुछ लोग झूठे बोल देते हैं, मुझे पता रहता है कि सबका सब नहीं सही, फिर भी कुछ लोग झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्यों। आप जेन्युइन बताओ आंसर, क्यों उसमें शर्माना? ठीक है, तो जेन्युइन आंसर बताइए कितना आपका स्कोर हुआ है, और आप कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए वीडियो कैसी लगती है। कुछ सम्मेलन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। अभी ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, नाटो वाशिंगटन डीसी में हुआ, एससीओ का हुआ अस्ताना में, G7 हुआ था इटली में। ठीक है, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। आप मुझे बताइए G20 कहाँ होगा 2024 वाला, ये कमेंट करके मुझे बता दो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह तो आपको मिलेगी ही। अगर ई बुक लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।